इस रोमांटिक ड्रामा के शुरुआत में हम लोग मोमो और रऊ को देखते हैं। वो दोनों रोमांस कर रहे होते हैं। रऊ कहता है, मेरे साथ इतने दिन रहने के बाद तुम काफ़ी कुछ सीख चुकी हो। मोमो कहती है, हाँ, तुमने मुझे बहुत कुछ सिखाया। वो दोनों यहाँ पर इस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट रिलेशनशिप में थे। रऊ यहाँ पर मोमो के साथ 3 महीने के लिए ये कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप में था। 3 महीने पूरे होने वाले होते हैं। मोमो यहाँ पर वो रिलेशनशिप अब ख़त्म करने के लिए बोल रही थी, क्योंकि उसे इस तरीके की ये कॉन्ट्रैक्ट रिलेशनशिप में रहने का अब कोई ज़रूरत नहीं था। और रो यहाँ पर मोमो की सैलरी बढ़ाने की बात कर रहा था, लेकिन मोमो ने अंदर ही अंदर ठान लिया था कि नहीं, अब उसे रो के साथ ऐसे रिलेशनशिप में नहीं रहना था। भले ही रो उसका क्रश था। अब कहानी यहाँ तक कैसे पहुँची जानने के लिए हमें 3 महीने पहले चलना पड़ेगा, जहाँ पर कि हम लोग रो को देखते हैं। वो क्लब में था, उसने एडवर्टाइजमेंट कराया था कि वो अपने लिए एक बेड पार्टनर ढूंढ रहा है। तभी वहाँ पर मोमो आती है। दोनों हाई स्कूल क्लासमेट हुआ करते थे। मोमो को पैसे की अर्जेंटली ज़रूरत थी, दैट्स वाई उसे पता चलती ही वो यहाँ पर आती है, लेकिन उसे पता नहीं था कि रो उसे चूज करेगा या नहीं। और रो मोमो को देखते ही कहता है, फाइनली वो आ गई। इट मीन्स कि ये एडवर्टाइजमेंट स्पेशली उसे के लिए था। मोमो जब यहाँ पर आती है तो वह चुपचाप जा कर के उन गर्ल्स के बीच में खड़ी हो जाती है। राव उसे देखते ही मोमो को चूज कर लेता है और बोलता है कि राउंड 1 में तुम्हें मैंने चूज कर लिया है। और वह ऐसे दिखाता है जैसे कि वो कॉलेज टाइम से उसमें इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन वो तो मोमो के साथ रहने के लिए मरे जा रहा था। राव इतना अमीर था कि उसके पास पैसे की कोई कमी नहीं थी और मोमो को पैसे की ज़रूरत थी, दैट्स वाई उसके पास आती है। यहाँ पे फर्स्ट राउंड कंप्लीट करने के बाद मोमो से वो कुछ सवाल करता है कि उसका तो एक्स बॉयफ्रेंड भी रह चुका है 3 सालों से, क्या वो पूरी तरीके से क्लीन है, क्योंकि उसे क्लीन लड़की चाहिए जो कि कभी किसी के साथ इंटीमेट नहीं हुई। मोमो कहती है कि हाँ, मैं कभी किसी के साथ इंटीमेट नहीं हुई हूँ, इनफैक्ट मैंने तो अपने बॉयफ्रेंड को किस भी नहीं किया है। जब ये बात मोमो बोलती है तो रो थोड़ा सा ज़्यादा ही सुकून महसूस करता है और फिर कहता है, चलो राउंड 1 में तो तुम चूज़ की गई हो, अब राउंड 2 में तुम्हारा इंटरव्यू देखते हैं और अगर तुम पास कर गई तो फिर ये कॉन्ट्रैक्ट तुम्हारा और तुम्हें अच्छे खासे पैसे मिलने वाले हैं। राउंड 2 के इंटरव्यू के लिए उसे वो क्लब के ऊपर वाले कमरे में लेकर के जाता है, जहाँ पर कि वो मोमो को सिगरेट उसके लिए जलाने बोलता है, तो वो भी उसे नहीं करने आ रहा था। तो रो यहाँ पर स्माइल करने लगता है। मोमो का काम था रो का 24/7 उसका ख्याल रखना, और इसके लिए उसे रो के घर पे मूव करना पड़ेगा 3 महीनों के लिए। मोमो को इस चीज़ में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। वो रो को इम्प्रेस करने के लिए उसकी पसंद के डिश भी लेके आई थी। बोलती है, मैंने देखा था कॉलेज के कैंटीन में तुम खाया करते थे। रो सोचता है कि क्या वो कॉलेज में सच में उस पर ध्यान देती थी। इन दोनों को ही नहीं पता था कि ये दोनों एक दूसरे के क्रश थे। रो यहाँ पर मोमो को इस रिलेशनशिप में इसलिए बांधना चाह रहा था ताकि पैसे की ही वजह से सही वो उसके पास तो रहे। यहाँ पर वो मोमो को किस करने लगता है और कहता है कि चलो पहले टेस्टिंग होगी। मोमो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट साइन करने की बात कर रही थी, लेकिन रो अब कहाँ ही रुकने वाला था। इंटीमेट होने के बाद वो मोमो को कॉन्ट्रैक्ट और पैसे दे देता है और कहता है कि 3 महीने के लिए तुम मेरी गर्लफ्रेंड रहोगी और इस तरीके से जो है तुम 24/7 मेरे साथ रहोगी। मोमो को पैसे मिल जाते हैं अपनी मोम के लिए और वो खुशी खुशी वहाँ से चली जाती है। इधर रो अपने फ्रेंड से बात कर रहा था। उसका फ्रेंड कहता, फाइनली तुझे तेरी बंदी मिल ही गई। मोमो कहता, हाँ, और मैं उसे इस बार अपने से दूर नहीं जाने देने वाला। रो और मोमो के दिन इसी तरीके से कट रहे होते हैं। रो ने मोमो को सिर्फ 3 महीने के लिए अपने साथ रखा था। उसे ये कॉन्फिडेंस था कि 3 महीने में उसे रो से प्यार हो ही जाएगा। मोमो यहाँ पर रो के कॉलेज टाइम की पिक्चर अपने पास रखी हुई थी और उसने उसमें वो डेट लिखा था जब वो रो से पहली बार मिली थी। आफ्टर दैट यहाँ पर आज जब वो 3-4 साल बाद मिली है तो वो आज का डेट लिखती है। वो सोचती है कि एक बार वो अपनी मोम को ठीक कर ले, फिर वो पैसे कमा करके रो के उधार को चुका देगी और फिर जब वो उस लायक बन जाएगी तो फिर वो रो के साथ एज ए पार्टनर आएगी। उसकी मोम उससे कॉल करती और कहती, तुम्हारे एक्स सियान ने मुझे कुछ ट्रीटमेंट के लिए पैसे दे के गए, उसे जाकर उसके मुंह पे मार के आओ, हमें उसके एहसान की ज़रूरत नहीं है। मोमो कहती है, डोंट वरी मोम, मैं ऐसा ही करूँगी। तभी उसे यान के नंबर से मैसेज आता है क्लब में मिलने के लिए। वो उसे कॉल करती है तो वो अब भी ब्लॉक ही थी। पैसे लेकर के उस क्लब में पहुंचती है तो उसे पता चलता है कि यान की गर्लफ्रेंड ने मोमो को वो मैसेज किया था
और यहाँ पर मोमो वो पैसे लौटाने के लिए आई थी। यान उसे कहते हैं रख लो, तुम्हारी मॉम के लिए काम आएंगे। मोमो उसे कहती है हमें तुम्हारे एहसान की ज़रूरत नहीं है, मैंने तुमसे वैसे भी ब्रेकअप कर लिया। और ये जो लड़की थी वो एक्चुअल में रो की कज़न सिस्टर थी। वो यहाँ पर मोमो का इंसल्ट करने के लिए यहाँ पर बुलाई हुई थी। और वो उसे कहती है कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड के पीछे क्यों पड़ी हुई हो। मोमो कहती है ए पागल है क्या, मैं तेरे बॉयफ्रेंड के पीछे नहीं पड़ी हूँ, वो मेरी मॉम को गया था पैसे देने के लिए, ट्रीटमेंट के लिए, और हमें तुम लोगों के एहसान की कोई ज़रूरत नहीं है। यान यहाँ पर पैसे के लिए अमीर लड़कियों के बॉयफ्रेंड बनते फिरता था और मोमो से उसने ब्रेकअप कर लिया था जब उसके डैड ने खुद को हर्ट किया था, तो कुछ महीने पहले। इसके बाद से ही मोमो के घर की कंडीशन बहुत ही बुरी थी। यान उसे कहता है एहसान समझ करके रख लो, बाद में चुका देना, लेकिन मोमो उसे कहती है ब्रेकअप के बाद मैं अपने एक्स से कोई भी हेल्प नहीं लेती हूँ, तो दोबारा मेरे सामने अगर मुझे परेशान करने के लिए आए तो मुझे तुम्हारी पिटाई करने में देर भी नहीं लगेगी। मोमो कहती है मेरे सामने तुम मेरे बॉयफ्रेंड को बोल रहे हो, तुम्हारी इतनी हिम्मत। मोमो कहती है अगर तुम भी बीच में आए तो तुम भी थप्पड़ खाओगी। ऐसा कहती है वो, तो एक्स की गर्लफ्रेंड यहाँ पे मोमो को वीडियोस बनाने लगती है और कहती है कि चलो मैं तुम्हें अभी ही वायरल करती हूँ। तभी वहाँ पर हम लोग देखते हैं कि उसको सेव करने के लिए आ जाता है रो यहाँ पर, और वो उस पर गुस्सा करने लगता है कि अगर एक भी वीडियो यहाँ पर वायरल हुआ तो वो उससे अच्छा खासा सबक सिखाएगा। मोमो को याद था कि जब उसके फादर ने खुद को हर्ट किया था तब भी कुछ यही सारी चीज़ें हो रही थी, लोग उससे क्रिटिसाइज़ कर रहे होते हैं। वो मोमो को वहाँ से लेकर के जाता है। यान को लगने लगता है रो और मोमो के बीच में क्या चल रहा है, तो उसके पीछे पीछे मोमो से बात करने के लिए जाता है। वो कहता है कि वो उसके साथ ऐसा क्यों कर रही है, उसने कहा है ना कि एक बार उसकी कंपनी स्टेबल हो जाएगी तो वो मोमो से शादी करने ज़रूर आएगा। मोमो उसे कहती है कि तुमने मुझे क्या समझ करके रखा हुआ है कि जब तक तुम अमीर नहीं होते तुम सबसे मज़े ले लोगे और फिर तुम मेरे पास आओगे, मुझे तुम्हारे एहसान की कोई ज़रूरत नहीं है, चलो फुटो यहाँ से। वो मोमो पर गुस्सा करने लगता है कि क्या वो सच में रो की बेड पार्टनर बन गई है। रो उसे कहता है तुम्हें उससे क्या मतलब है, अब ये मेरी बंदी है और मेरी बंदी को कोई भी बुली नहीं कर सकता है। ऐसा कह के वो मोमो को कार में बैठने के लिए बोलता है और यान को खींच करके एक पंच लगा देता है, ये बोलते हुए कि अगर उसने उसकी बंदी को परेशान किया तो वो उसी तरीके से मार खाते रहेगा। यान को डाउट हो रहा था कि रो और मोमो के बीच में कुछ ना कुछ तो चल रहा है। मोमो कहती है मेरा इससे अब कोई मतलब नहीं है, जो करना है इसके साथ तुम कर सकते हो। रो मोमो को वहाँ से लेकर के जा रहा था, यान रोकने का कोशिश कर रहा था, तो वो यान को दिखाते हुए मोमो को उसके सामने ही किस कर लेता है। और जैसे ही वो ऐसा करता है यान को भरोसा हो जाता है कि मोमो या रो की बेड पार्टनर बन गई है। मोमो रो को एक्सप्लेन कर रही होती है कि उन दोनों के बीच ऐसा कुछ नहीं है, और रो मोमो को ग्रैंडफादर से मिलने के लिए लेके जाता है क्योंकि उनका कॉल आ रहा था। घर जाने पर उन्हें पनिशमेंट मिलता है क्योंकि उसने अपनी बहन को ऐसे डांट लगाया था, और उन्हें पता चला था कि सच में ओपनली यहाँ पर रो अपने लिए बेड पार्टनर चूज कर रहा है। वो कहता है भले हम अमीर हैं लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते। रो कहता है ये मेरी लाइफ है, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, मेरे भी कुछ नीड्स हैं, दैट्स वाई मैंने ऐसा किया था। मोमो बीच में आती है और वो ग्रैंडफादर को काम डाउन करते हुए कहती है ग्रैंडफादर ऐसा कुछ भी नहीं है, हम दोनों ओल्ड क्लासमेट हैं, इसलिए बस रो ने मेरा हेल्प किया है। तो ग्रैंडफादर यहाँ पर मोमो से अच्छे से बात करने लगते हैं, लेकिन जब उन्हें पता चलता है कि वो किन की बेटी है तो वो थोड़ा सा सैड हो जाते हैं, या फिर ये कहे कि थोड़ा सा वो परेशान हो जाते हैं कि रो उस लड़की के साथ कैसे रह सकता है। मोमो को लगने लगता है कि शायद ग्रैंडफादर उसके डैड के बारे में कुछ जानते होंगे, लेकिन ग्रैंडफादर उसके डैड के बारे में कुछ भी नहीं बताते। मोमो को दूसरे कमरे में जाने के लिए बोलते हैं और रो से कहते हैं कि मैं तुम दोनों का रिलेशनशिप एक्सेप्ट नहीं कर सकता। तुम्हें पता है कि उसके डैड के वो चीज़ होने के बाद अगर उसे सच्चाई पता चली तो वो हमें कभी माफ़ नहीं करेगी। रो कहता है सच क्या है। ग्रैंडफादर उसे नहीं बताते हैं, वो बस उसे वार्न करते हैं कि वो मोमो से दूर रहे, वरना मोमो को अगर रियलिटी पता चल गई तो वो उसे वैसे भी छोड़ करके चली जाएगी। मोमो कन्फ्यूज कि इनके बीच क्या खुसर फुसर चल रही है। अब रो को यहाँ पर पनिशमेंट मिला था तो मोमो उसका फर्स्ट एड कर रही होती है। मन ही मन रो ने डिसाइड कर लिया था कि वो मोमो के डैड के बारे में पता लगाएगा कि आखिरकार उसके डैड के साथ हुआ क्या था। कुछ महीने पहले एक्चुअल में उसके डैड पर उनकी ही एक गर्ल स्टूडेंट ने केस कर दिया था कि वो उसे फिजिकली हैरेस कर रहे थे, और फिर सारे लोगों ने उन्हें बाइकआउट कर दिया। वो इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाए थे। उनकी दूसरी कंपनी के सारे कॉन्ट्रैक्ट्स फेल हुए जा रहे थे सिर्फ इसी एक एलिगेशन की वजह से, और लास्ट में इस बदनामी से बचने के लिए उन्होंने खुद को हर्ट कर लिया था। लेकिन सच क्या है ये बात अभी तक पता नहीं चल पाया था। अब मोमो यहाँ पर रो को ऐसे सोचती है कि वो उससे किस मांग रहा है, लेकिन वो तो उससे स्मोक करने के लिए सिगरेट मांग रहा था।
मोमो को वो कहता है लगता है कि तुम कुछ ज़्यादा ही प्रोएक्टिव हो, तो चलो यहीं रोमांस करते हैं। लेकिन मोमो रोक रही थी कि नहीं, ग्रैंडफादर बगल कमरे में है और ये सही नहीं है। तभी यहाँ पे ग्रैंडफादर आते हैं और उन दोनों को ऐसे बाहर बुलाते हैं। वो कहते हैं दोस्ती तक तो ठीक है, लेकिन तुम्हें पता है कि तुम रोज़ से शादी नहीं कर सकती। मोमो कहती है मेरा कोई शादी करने का इरादा भी नहीं, क्योंकि फ़िलहाल वो खुद को रो के लायक नहीं समझ रही थी। उसकी सिस्टर यहाँ पर आकर के मोमो के खिलाफ़ कंप्लेन कर रही होती है कि इसने मेरे एक्स की ऐसे पिटाई लगाई थी, और ग्रैंडफादर ने मना कर दिया था कि जो उसकी गर्लफ्रेंड है वो यान के साथ रिलेशनशिप में नहीं रह सकती है। मोमो को वो स्ट्रॉबेरी धुलने के लिए भेजते हैं तो रो ग्रैंडफादर पर गुस्सा करने लगता है कि वो ही केवल इस घर की बहू बनेगी और कोई नहीं। अब इस बात से रो की सिस्टर को बहुत ही गुस्सा आने लगता है और मोमो को अपनी भाभी तो कभी एक्सेप्ट नहीं कर सकती। मोमो अपने डैड के बारे में सोच रही होती है, तभी रो यहाँ पर आ जाता है। उसे ऐसा लगता है कि घर के काम करने में कहीं मोमो को बुरा ना लगे। मोमो सोचती है कि कोई बात नहीं है, एक बेबी सिटिंग ही तो है, और वैसे भी सिर्फ 3 महीनों की बात है। वो दोनों का किचन में रोमांस चल रहा था, तभी ग्रैंडफादर आ जाते हैं और मोमो यहाँ पर काफ़ी एम्बेरस हो जाती है। लेकिन रो अपना प्यार जताने में पीछे नहीं हट रहा होता है। फिर वो अपने फ्रेंड से मिलने के लिए जाता है। उसके फ्रेंड ने मोमो के बारे में पता लगा के बताया था। उसके डैड के जाने के बाद पूरी उसकी सारे रिलेशन वालों ने मोमो लोगों को बैकआउट कर दिया है, और यहाँ पर जो मोमो की मोम है उन्हें कैंसर है, दैट्स वाई उसे अर्जेंटली पैसा चाहिए था, इसी वजह से वो तुम्हारे पास आई थी। रो सोचता है कि वो उसकी मोम का पूरा ट्रीटमेंट का पैसा देगा और अच्छे डॉक्टर से ट्रीटमेंट कराएगा, लेकिन मोमो को वो कैसे न कैसे करके खुद तक बांध करके रखना चाह रहा था। उसका फ्रेंड उसे कहता है मुझे लगता है कि तुम्हें सच बता देना चाहिए। दूसरी तरफ मोमो अपने फ्रेंड से मिलने के लिए जाती है तो उसे पता चलता है कि यान का भी उस लड़की से ब्रेकअप हो गया फैमिली की वजह से, और अब उसे कोई भी प्रोजेक्ट उसका सक्सेसफुल नहीं हो रहा। मोमो कहती है वैसे भी वो ये डिज़र्व करता है। उसकी फ्रेंड उसे सजेस्ट करती है कि तुम्हें यान से जाके बात करना चाहिए, वो तुम्हारे डैड के साथ काम कर चुका है, शायद वो कुछ जानता हो। मोमो सोचती है उसके फ्रेंड का भी यही कहना सही है। फिर उसे एक काफ़ी गिफ्ट प्यारा लगता है जो कि रो के बर्थडे के लिए वो उसे गिफ्ट करना चाहती थी, तो वो अपने फ्रेंड से उसे ख़रीद लेती है। फिर वो अपने बॉयफ्रेंड से बात करने के लिए जाती है तो वो उसे अपने डैड के बारे में पूछ रही थी, तो वो बताता है कि एक्चुअल में तुम्हारे डैड मरने से पहले एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे, हो सकता है कि उनका जो बिज़नेस पार्टनर हो वो इस बारे में कुछ बता सके। यहाँ पर वो मोमो को कह रहा था कि हम वापस से रिलेशनशिप में आ जाते हैं। मोमो उसे साफ तौर से मना कर देती है। वो उठ के जाने लगती है तो वो नोटिस करता है कि उसके कपड़ों पे ब्लड स्टेन्स लगे हुए हैं, क्योंकि मोमो पीरियड में थी। तो फिर वो उसे अपना जैकेट ऑफर करता है। मोमो उसका जैकेट एक्सेप्ट कर लेती है और बोलती है वो वॉश करके उसे लौटा देगी। जब वो बाहर निकलती है तो बाहर रो आया हुआ था। उसने मोमो को यान के साथ बात करते हुए देख लिया था और वो काफ़ी जेलस था। मोमो से वो पूछता है कि वो यहाँ क्या करने आई थी क्लब में, तो वो बोल देती है कि वो अपनी दोस्त से मिलने के लिए आई थी। हालांकि उसने झूठ नहीं बोला था, लेकिन रो को लगने लगता है कि उसने उसे झूठ बोला है, और वो ये जैकेट भी देख करके पहचान जाता है कि ये जैकेट तो यान का है। फ़िलहाल तो मोमो को कुछ नहीं कहता है और चुपचाप उसे अपने साथ घर चलने के लिए कहता है। जब वो लोग घर जाते हैं तब वो मोमो को बुली करते हुए पूछता है कि जब तुम अपनी दोस्त से मिलने गई थी तो ये यान का ड्रेस तुम्हारी बॉडी पर क्या कर रहा है। गुस्से में आकर के जैसे वो ड्रेस खोलता है तो वो नोटिस करता है कि मोमो के ड्रेस में ऐसे ब्लीडिंग लगी हुई है। वो काफ़ी परेशान हो जाता है। मोमो चेंज वेंज करके आराम करने के लिए चली जाती है। रो उसका फिक्र कर रहा था और उसे ऐसा लगने लगता है कि मोमो की तबीयत तो नहीं ख़राब है। उसका फ्रेंड आके बताते हैं अरे वो पीरियड्स में है, उसे कोई मिसकैरेज नहीं हुआ है। तो रहू अपने फ्रेंड से उसके लिए वो सूप बनाना सीख रहा था जो कि वो मोमो को दे सके। उसने कभी पानी तक खुद से गर्म नहीं किया था। मोमो को वो सूप देता है उसके कमरे में। जब वो जगती है तो वो देख करके इमोशनल हो जाती है कि रहू ने अपने हाथों से उसके लिए बनाया। वो उसे थैंक्स बोलने के लिए नीचे कमरे में जाती है तो वो और उसके दोस्त दोनों ही ड्रंक थे और आपस में बात कर रहे होते हैं। मोमो उनकी बातों को गलत समझ लेती है और उसे ऐसा लगता है कि रोहू के फ्रेंड ने वो सूप बनाया, तो वह गुस्से में आकर के सूप फेंक देती है कि उसे सूप नहीं पीना। और रोहू यहाँ पर सोच रहा था कि मोमो को किस तरीके से और ज़्यादा देर तक अपने साथ रख सकता है। फिर वो लोग जीजी नाम के गर्ल के बारे में बात कर रहे थे जो कि रोहू के साथ कॉलेज में पढ़ा करती थी और वो उसके पीछे ही पड़ी हुई थी। इधर रोहू उसके दोस्त के जाने के बाद मोमो के कमरे में आता है तो देखता है कि वो यान के कपड़े धो रही है। फिर भी वो उसका हेल्प करता है क्योंकि मोमो की तबीयत ठीक नहीं थी। अब रोहू सोचती है कि इसके बिहेवियर का ये क्या करे। एक तरफ ये दिखाता है कि वो एक्चुअल में उसका केयर करता है और दूसरी तरफ वो ये सोचता है कि वो बस उसकी एक कॉन्ट्रैक्ट गर्लफ्रेंड है। दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं।
अगली मॉर्निंग रोज़ जगता है तो देखता है कि जीजी का मैसेज आया हुआ है और मोमो यहाँ नहीं है। उसे लगता है कि वो मैसेज पढ़ के कहीं उसे छोड़ करके तो नहीं चली गई, लेकिन फिर वो नीचे जाता है तो वो अपना काम कर रही थी। वो कहती है शायद तुम्हारे नंबर पे कोई काम का मैसेज आया था। मोमो जेलस तो हो रही थी, लेकिन वो रो को अपनी जेलसी नहीं दिखाती है क्योंकि वो खुद को उसके लायक नहीं समझती थी। और रो को लग रहा था कि मोमो बिल्कुल भी उसे पसंद नहीं करती, इसी वजह से वो उससे जेलस नहीं हो रही है। 3 महीने बाद के लिए मोमो अपने लिए काम ढूंढ रही थी तो रो रिज्यूमे बनाने में उसका हेल्प करता है। मोमो कहती है जब मैं तुमसे ब्रेकअप कर लूँगी तो सर्वाइव करने के लिए मुझे पैसे चाहिए होंगे ना, दैट्स वाई यहाँ पर मैं खुद के लिए जॉब ढूंढ रही हूँ। राहु चाहता था मोमो को रोकना, लेकिन उसके पास उसे बोलने के लिए कोई शब्द ही नहीं थे। वह कहता है कि एक्चुअल में जो जीजी है वो मेरी क्लासमेट है और वो तुम्हारे डैड के बिजनेस पार्टनर से तुम्हें मिला सकती है। आज शाम में हमें उस पार्टी में जाना है। मोमो खुश हो जाती है कि शायद उसके डैड के बारे में उसे कुछ इन्फॉर्मेशन मिल सके। दूसरे सीन में शाम में रेडी वेडी हो करके वो दोनों उस पार्टी के लिए निकलते हैं। रोह का फ्रेंड मोमो को रिसीव करने के लिए आया था। वो रोह के बारे में पूछती है तो बोलता है कि रोह पहले ही पार्टी में जा चुकी है। वो लोग पार्टी में अंदर जाते हैं तो यहाँ पर रोह की सिस्टर मोमो को मजाक उड़ा रही थी कि मेरा भाई तो तुम्हारे साथ सिर्फ टाइम पास कर रहा है, देखना ये जो जीजी है ना वो रोह की होने वाली गर्लफ्रेंड है, वो कितने दिनों से उसे परसू कर रही है और आज नहीं तो कल वो उसे हाँ ही कह देगी। तो मोमो से कहती थी ये बातें तुम मुझे क्यों बता रही हो, कौन सा मैं तुम्हारे भाई की गर्लफ्रेंड हूँ, मैं भी तो उसके पास सिर्फ पैसे से ही हूँ ना। वो जानबूझ करके ये बातें उसकी बहन को बोल रही थी। तभी वहाँ पर रोह उस लड़की जीजी के साथ आता है। जीजी रोह से पूछती है ये कौन है, तो मोमो को कहता है कि ये मेरी फियांसे है। ये सुन करके जीजी शौक हो जाती है और उससे ज़्यादा शौक तो मोमो थी, लेकिन फिर भी वो रोह की फियांसे की तरह ही उससे बिहेव कर रही होती है। और वो लोग हाय हेलो करने के बाद इस तरीके से उसके डैड के बिजनेस पार्टनर से बात करने के लिए चले जाते हैं। जहाँ पर कि मौका मिलते ही रोह से मोमो पूछ रही थी कि मैं तुम्हारी फियांसे कब बन गई, तो रोह उसे कहता है कि अब बन भी गई तो बन गई, मुझे वैसे भी किसी से पीछे छुड़ाना था, दैट्स वाई मैंने ये झूठ बोला था। मोमो सोच रही थी कि वो कौन इंसान है। प्यार तो वो भी रोज से बहुत करती थी, लेकिन अपनी जेलसी को बहुत ही अच्छे तरीके से हाइड करके रखी हुई थी। अब यहाँ पर वो लोग उसके डैड के बिजनेस पार्टनर से मिलते हैं, जहाँ पर कि हाय हेलो के बाद वो अपने डैड के बारे में कुछ सवाल कर रहे थे। उस अंकल से भी मोमो को कुछ खास इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाता है। उसे बस इतना पता चल पाता है कि उनके चाहने वालों को ये भरोसा है कि उसके डैड को फंसाया गया है, लेकिन उन सब के पीछे आखिर कौन है और किसने मोमो के डैड को फंसाया, ये बातें मोमो के लिए जानना बहुत ज़रूरी था। ये सब कुछ होने के बाद वो कुछ देर अकेले रहना चाह रही थी, तो वो अकेले बैठी होती है। रोज से बात करना चाह रहा था, लेकिन वो बोलती है कि नहीं कुछ देर मुझे अकेले छोड़ दो। तभी वहाँ पर जीजी उसकी सिस्टर को लेकर के आ जाती है और वो दोनों मोमो का मजाक उड़ाने लगते हैं। रो की सिस्टर बताती है कि अरे ये तो बस उसकी टाइम पास गर्लफ्रेंड है, वो बस सिर्फ 3 महीनों के लिए। जीजी सोचती है यानी कि अभी उसका चांस है। जीजी शो ऑफ करने लगती है कि पिछले महीने वो और रो कितने करीब आ गए थे, वो दोनों होटल में थे। मोमो का मूड ऐसे ही ठीक नहीं था और ये लोग उसे और ज़्यादा इरिटेट कर रहे होते हैं। यहाँ पर उसके सिस्टर जब मोमो को और ज़्यादा इंसल्ट करने का कोशिश करती है, उसके ऊपर वाइन गिराने का कोशिश करती है, तो मोमो उल्टे ही उसके सिस्टर को जवाब दे देती है और कहती है तुम्हें लगता है कि ये सारे बकवास करने से तुम मेरे और रो को अलग कर दोगे, ये तुम्हारी गलत फहमी है। जब तक ये 3 महीने पूरे नहीं हो जाते मैं किसी हालत में उसे छोड़ करके नहीं जाने वाले। और रही बात जीजी की, अगर रो उसमें इंटरेस्टेड है तो फिर तो अच्छी ही बात है, मुझे बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। तभी रो और उसके फ्रेंड यहाँ पर आ जाते हैं और वो लोग उन्हें डांटते हुए वहाँ से जाने के लिए कहते हैं। मोमो से वो पूछता है कि तुम ठीक तो हो ना, उन्होंने तुमसे क्या कहा। मोमो कहती है कुछ नहीं, वो बस यहाँ पर उसे एक्सप्लेन करना चाह रहा था। जीजी को डांटते हुए कहता है मैंने तुम्हें पहले भी कहा है कि हमारे बीच ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है और ना ही यहाँ पर हमारे बीच आगे कुछ होने वाला है। दैट्स वाई बेहतर होगा कि तुम मोमो को परेशान करना बंद करो। वो चीज़ों का प्रूफ देने के लिए उसके सामने ऐसे मोमो को किस कर लेता है और जीजी गुस्सा हो करके वहाँ से चली जाती है। फिर रो का फ्रेंड उसे बुलाता है मोमो के बारे में, उसके बारे में कुछ और पता चला था, उसके डैड के बारे में, वो चीज़ें बताने के लिए। ये बातें यहाँ पर जीजी सुन लेती है और कहती है कि मोमो तुमसे बिल्कुल प्यार नहीं करती। मेरे बारे में जानने के बाद वो बिल्कुल भी तुम्हें लेकर के जेलस नहीं है और जहाँ जेलसी नहीं है वहाँ प्यार नहीं है, तो मुझे क्यों नहीं ट्राई करते। मैं उसे प्रोवोक करूँगी, शायद वो तुम्हारा प्यार पहचान सके। रो उसे साफ तौर पे मना कर देता है, वैसे बकवास आइडियाज़ के पीछे नहीं आने वाला था। लेकिन जीजी उसे कहती है अगर वो तुमसे प्यार नहीं करती तो फिर उसे तुम कितना भी अपने साथ रखो कोई फ़ायदा नहीं है, कल को उसे कोई और मिलेगा तो वो तुम्हें छोड़ करके चली ही जाएगी।
इधर मोमो अपने घर पर रो के बारे में भी सोच रही थी कि क्या सच में वो जीजी के साथ ही है। तभी वहाँ पर इतना लेट नाइट जीजी आती है और वो कहती है कि मैं तुमसे एडवाइस लेने के लिए आई हूँ कि रो कौन सा साइज़ यूज करता है, मीडियम, लार्ज या एक्स्ट्रा लार्ज। एक्चुअल में ना हम लोग आज रात दोनों काफ़ी करीब आने वाले हैं, मेकआउट करने वाले हैं, दैट्स वाई मैंने सोचा कि मैं तुमसे पूछ लेती हूँ। इस बात पे मोमो से जवाब देती है तो एक काम करो, तुम्हें तीनों साइज़ रख लो और यूज करके खुद ही पता कर लेना। मेरे पास आकर के ये ज्ञान देने की कोई ज़रूरत नहीं। तुम्हारे रो के बीच में क्या चल रहा है मुझे इस बात से घंटा फ़र्क नहीं पड़ता है। फ़िलहाल मैं अपने परेशान हूँ और तुम यहाँ से जा सकती हो। वो अपने डैड को लेकर के कुछ ज़्यादा ही परेशान थी। जीजी के वहाँ पर जाते ही मोमो थोड़ी परेशान हो जाती है। वो एक्चुअल में रो के बारे में सोच तो रही थी कि सच में उन दोनों के बीच ऐसा कुछ रिलेशनशिप है। तभी वहाँ पर रो आता है और वो यहाँ पर ड्रंक था। उसे लगा था कि शायद जीजी ये सब कुछ ड्रामा करके गई है तो मोमो कुछ तो जीजी के बारे में बोलेगी। और ऊपर से रो ड्रंक भी है, लेकिन मोमो उसके बारे में कुछ भी नहीं पूछती और अपना रिज्यूमे यहाँ पर रो को दिखा रही थी क्योंकि वो जॉब के लिए अप्लाई करने वाली थी। राव को लगने लगता है कि सच में यहाँ पर मोमो को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो उसका रिज्यूमे में जो भी प्रॉब्लम्स है वो उन्हें सॉल्व करता है और कहता है तुम्हें और कुछ भी नहीं बोला। मोमो कहती है नहीं, मुझे कुछ भी नहीं बोला। वो कहती है तुम्हें सच में फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरा और जीजी के बीच में क्या चल रहा है। मोमो से कहती है मेरा हक नहीं है इस बात को लेकर फ़र्क पड़ाने का। तुम दोनों के बीच जो भी चल रहा हो, मैं तो बस एक कॉन्ट्रैक्ट गर्लफ्रेंड हूँ। दोनों के बीच इस बात को लेकर के लड़ाई झगड़े होने लगते हैं, बात कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाती है और रो गुस्सा हो जाता है। मोमो से मनाने का कोशिश कर रही थी लेकिन वो कोई भी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं था। मोमो बस उसे इतना कहती है कि अगर तुम्हें जीजी के साथ नाइट स्पेंड करना है करो, बट ये एक एक मिनट की खबरें मुझे आकर के बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन रो से एक्सप्लेन करता है उसके और जीजी के बीच में कभी ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। फिर वो ऐसे मोमो को हक करके चुपचाप सो जाता है। मोमो यहाँ पर रो से अपने 1 महीने की सैलरी पहले मांगती है और रिलेशनशिप को यहीं ख़त्म करने के लिए बोलती है कि वो जॉब के लिए अप्लाई कर रही है और वो पैसे उसे जल्दी ही दे देगी। रो यहाँ पर जा करके भी मना नहीं कर पाता है और मोमो अब किसी और घर में शिफ्ट हो रही थी तो रो और उसके फ्रेंड दोनों उसे छोड़ने के लिए जाते हैं। रो को लगता है कि शायद मोमो कल रात के बारे में गुस्सा होकर के ऐसा कर रही है, लेकिन मोमो ने पहले ही डिसाइड कर लिया था कि नहीं, अब उसे इस रिलेशनशिप में नहीं रहना है। उसे अपनी मोम के लिए जो पैसे चाहिए थे उसे मिल गए हैं और जितना उसे देना था वो दे भी चुकी है। दैट्स वाई वो अपने काम से निकल रहे थे। अभी वहाँ पर जीजी आते हैं और रो को कहने लगती है ये प्रोटेक्शन वाले बात पर मोमो तो को लगता है कुछ ज़्यादा ही गुस्सा हो गई। मोमो उसे इग्नोर कर रही थी। रो को पता चलता है कि जीजी ने तो कुछ ज़्यादा ही हद कर दिया तो वो उसे वार्न करता है अगर दोबारा उसने मोमो को प्रवोक करने का कोशिश किया तो वो अपनी कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट को भूल ही जाए। ऐसा कहते हुए मोमो के साथ जाने लगती है। मोमो अपने नए फ्लैट में थी। रो से कहता है तुम्हें मेरे साथ रहने में क्या प्रॉब्लम है। मोमो कहती है मैं तुम्हारे साथ कैसे रह सकती हूँ, मैं अपने लाइफ की एक दूसरी शुरुआत करने जा रही हूँ। मैंने कहा ना कि मैं तुम्हारे पैसे लौटा दूँगी। रो से कहता है मैं तुम्हें और पैसे बढ़ा करके दे सकता हूँ लेकिन तुम मेरे साथ मेरी गर्लफ्रेंड ही बन करके रहो। मोमो उसे साफ तौर पर मना कर देती है और कहती है जाकर के तुम किसी और को ढूंढ लो। मोमो अपनी फ्रेंड से मिलने के लिए जाती है और कहती है कि उसने फाइनली यहाँ पर रो से ब्रेकअप करने का डिसाइड कर लिया है और वो इस तरीके से अपने लाइफ की एक नई शुरुआत करना चाहती है। रो का फ्रेंड यहाँ पर था और वो इस बारे में रो को बता देता है। मोमो वहाँ से जा रही होती है क्लब से बाहर निकल करके, तभी कुछ नशे में लड़के आ करके उसे छेड़ने लगते हैं। तब तक वहाँ पर रो पहुँच चुका था और वो मोमो को उनसे सेव करने लगता है और उनकी इतने अच्छे से पिटाई करता है कि बस पूछो ही मत। मोमो ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि रो यहाँ पर आकर के इतनी जल्दी उसका हेल्प करने के लिए आ जाएगा। वो रो से तो पहले से ही इम्प्रेस थी। गुंडों से लड़ने के चक्कर में यहाँ पे रो को चोट लग गया था। मोमो उसके लिए परेशान थी। उसका फर्स्ट एड करने के लिए जाती है और दोनों के बीच इस बात को लेकर के छोटी सी लड़ाई झगड़ा भी हो जाती है। मोमो गुस्सा होकर के अपने कमरे में चली जाती है। उसका फ्रेंड मोमो से बात करने के लिए जाता है। वो बोलता है कि एक्चुअल में मेरा फ्रेंड ऐसा ही है, बचपन से लेकर के आज तक उसे कभी प्यार नहीं मिला ना, और उसके ग्रैंडफादर भी हमेशा ही उसके लिए बहुत स्ट्रिक्ट रहते हैं। दैट्स वाई वह इतना अकड़ू टाइप का है, लेकिन वो मोमो का बहुत ज़्यादा ही केयर करता है। मोमो को भी लगता है कि ये बात तो सही है कि वो बंदा मेरा केयर तो करता है।
उसका दोस्त उसे बताता है कि मोमो उसकी ज़िंदगी की फ़र्स्ट लव थी। अब मोमो ये सुनकर के कहीं ना कहीं खुश हो जाती है कि मोमो मतलब रो इस तरीके से उसे प्यार करता था। वो मोमो के लिए जॉब इंटरव्यू अरेंज करने के लिए अपने एक दोस्त से बात कर रहा था। तभी मोमो वहाँ पर पहुँच जाती है और थैंकफुली वो इसकी बातों को सुन नहीं पाती है। मोमो रो के इस क्यूट से बिहेवियर के लिए प्यार से उसे किस करती है और दोनों यहाँ पर वापस से मेकआउट करते हैं। मोमो ने डिसाइड किया था कि ये उसका और रो का लास्ट नाइट होने वाला है। इसके बाद वो अपने जॉब के लिए चली जाएगी। अगली मॉर्निंग मोमो को कॉल आता है कि उसके लिए जॉब का इंटरव्यू अरेंज हुआ है। वो काफ़ी खुश हो जाती है लेकिन रो को नहीं बताती है। रो ने सुन लिया था और उसी ने तो ये चीज़ अरेंज किया था। वो अपने फ्रेंड को कहता है मोमो को जॉब पर रख लेने के लिए। दूसरी तरफ मोमो रेडी होकर के वहाँ इंटरव्यू देने के लिए जाती है। उसका फ्रेंड यहाँ पर इंटरव्यू सिलेक्शन के लिए बहुत ज़्यादा ही सीरियस था। मोमो भी इस फील्ड में बिगनर थी लेकिन फिर भी वो रो के कहने पर उसे जॉब पर रख लेता है। हालांकि बहुत हाई पोस्ट पे नहीं रखता है क्योंकि ये गलत होता। मोमो के पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है। मोमो को थोड़ा डाउट तो होता है लेकिन फिर भी वो उससे कुछ भी नहीं पूछती है। रो उससे मिलता और वो उसे कॉन्ग्रेचुलेट विश कर रहा था कि मोमो को जॉब मिल गया। मोमो बहुत खुश थी क्योंकि फाइनली यहाँ पर अब उसे जब जॉब मिल गया है तो वो अपनी मॉम के मेडिकल ट्रीटमेंट का खर्चा उठा सकती है। जब वो लोग लौट रहे होते हैं मोमो को अपनी फ्रेंड के क्लब जाना था। वो प्यार से रो को किस कर लेती है उसका इतना अब तक का हेल्प करने के लिए। और फिर मोमो अपनी फ्रेंड से मिलती है। वो उसे गुड न्यूज़ देते हुए कहती है कि एक्चुअल में यहाँ पर उसे जॉब मिल गया। उसकी फ्रेंड उसके लिए बहुत ही खुश थी। रो भी यहाँ पर आया था। मोमो की जॉब मिलने की खुशी में वो पूरे क्लब में सबको पार्टी दे रहा होता है। मोमो के जाने के बाद यहाँ पर वो उसके एक्स यान को देखता है जो कि किसी और लड़की के साथ था। वो उसे छेड़ने के लिए जाता है और कहता है कि पैसों के लिए तुम इतना गिर गए हो। यान उसे कहता है तुम्हारे जैसे अमीर भले क्या ही समझेंगे, हम जैसे गरीब लोगों की प्रॉब्लम, हमें ये सब कुछ करना पड़ता है। रो यहाँ पर यान को पैसे दे करके उसके मोमो के डैड का लास्ट बुक मांग रहे होते हैं और उसमें उनके डैड का वो लेटर भी था जो कि उन्होंने मोमो के नाम लिखा था। वो बुक उसे ले लेता है। अगले दिन रो के फ्रेंड को पता चलता है कि मोमो किसकी बेटी है तो वो समझ जाता है कि रो ने उसे क्यों ही बोला था ऐसे करने के लिए। इधर रो काफ़ी ड्रंक कंडीशन में घर पहुंचता है तो मोमो उसका यहाँ पर केयर कर रही होती है। उसे नहीं पता था कि इस तरीके से उसके पीछे उसके लाइफ में क्या चल रहा है। रो ने मोमो के लिए कुछ चीज़ें अरेंज की हुई थी। उसका फ्रेंड उसे कॉल करता है तो मोमो को सरप्राइज़ देने के लिए लेकर के जाता है। लेकिन तभी मोमो को अपने नए बॉस का कॉल आता है और वो उसे बता देता है कि एक्चुअल में रो ने उसके लिए जॉब अरेंज किया था। मोमो का दिल टूट जाता है। वो अपने टैलेंट के हिसाब से जॉब लेना चाह रही थी और यहाँ पर इस तरीके से रो ने तो उसका पूरा प्लान ही खराब कर दिया। कुछ देर तक रो का फ्रेंड मोमो का गेट नॉक करता है। मोमो गेट नहीं खोलती तो उसे लगता है कुछ तो गड़बड़ है। वो रो को जाकर के बताता है कि मोमो गेट नहीं खोल रही है और रो यहाँ पर मोमो के लिए सरप्राइज़ पार्टी अरेंज कर रहा होता है। वो वहाँ पर उसे कन्फेस करने वाला था कि वो उसे प्यार करता है। तभी उसे पता चलता है तो वो जल्दी मोमो के पास पहुंचता है। मोमो से डायरेक्ट पूछती है कि उसने ऐसा क्यों किया। रो कहता है क्योंकि मैं तुम्हारा हेल्प करना चाहता था। फिर उसे पता चलता है कि उसके डैड के बारे में भी उसे पता था। रो उसे कहता है कि मैं तुम्हारे डैड के बारे में पता लगाना चाह रहा था कि आखिरकार हुआ क्या था। मोमो कहती है तो तुम ये मुझे बता करके भी कर सकते थे ना, तुमने तो मेरे टैलेंट पर ही दब्बा लगा दिया कि मैं खुद एक जॉब लेने के लायक नहीं हूँ। तुमने तो मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस ही डाउन कर दिया। रो यहाँ पर मोमो को समझाने का कोशिश कर रहा था लेकिन मोमो यहाँ पर फ़िलहाल थोड़ी ज़्यादा गुस्सा थी कि रो ने ऐसा क्यों किया, उसने उसके पैर भी क्यों किए। वो उसे मोमो को अपने घर छोड़ने के लिए बोलती है। रो मोमो को घर छोड़ने के लिए जाता, वो उसे समझा रहा था कि जैसे हम थे ठीक तो थे, मेरे पास बहुत पैसा है। मोमो कहती है मुझे किसी के पैसों पर, किसी के एहसान पर नहीं पलना है। तुम्हें पता है कि मैं इस टाइप की नहीं हूँ, मुझे खुद कुछ करना है। वो गुस्सा होकर के अपना फ्लैट चली जाती है। रो उसके पीछे उसे मनाने के लिए जाता है। मोमो उसे घर जाने के लिए कहती है लेकिन रो कहता है कि वो कहीं नहीं जा रहा, उसे पुलिस बुलाना है बुला ले, लेकिन वो यहीं रहने वाला है। मोमो चुपचाप फिर अपने कमरे में चली जाती है। अगली सुबह जब वो अपना सामान पैक करके वहाँ से जा रही होती है तभी रो यहाँ पर आता है। वो मोमो को रोकने का कोशिश करता है। मोमो कहती है कि नहीं देखो, हम यहाँ म्यूचुअली ब्रेकअप करते हैं, मुझे अपने करियर पर फोकस करने दो, ऐसे नहीं चलेगा, मैं तुम्हारे पीछे नहीं पड़े रह सकती।
यहाँ पर इस तरीके से रो कितना भी मोमो को रोकने का कोशिश करे वो नहीं रुकती है। वो वहाँ से शहर छोड़ के चली जाती है। इस बात को 3 साल बीत जाते हैं। मोमो ने जोरों से शुरुआत की थी और वो अपने लाइफ में बहुत ही अच्छा कर रही होती है। वो अपने कंपनी में एक अच्छा पोजीशन होल्ड कर रही होती है और यहाँ पर उसके बॉस वगैरह भी मोमो के काम को बहुत ही पसंद कर रहे थे। आज मोमो के कंपनी के साथ टाई अप करने के लिए एक नया बॉस आ रहा था। मोमो जब उससे मिलने के लिए जाती है तो देखती कि वही बंदा है जो कि राहु का फ्रेंड था और कंपनी के जॉब के बारे में उसने उसे बताया था। जब वो संभलती है तो वो उसे थैंक्स कहती है। अगर उसने ये बताया नहीं होता तो उसे अपने आप पर कभी भरोसा ही नहीं होता। लेकिन शौक तो उसे तब लगता है जब अगले दिन राहु भी वहाँ आता है। एक्चुअल बॉस तो वो था जो कि मोमो के साथ कंपनी में टाई अप करने के लिए आया हुआ था। और राहु के फ्रेंड से बोलती है कि उसने उसे इस बारे में क्यों नहीं बताया। तो वह कहता है कि ये कल रात ही प्लान हुआ और मुझे हिम्मत नहीं हुआ तुम्हें ये बताने का। मोमो तो जॉब छोड़ने के लिए तैयार थी लेकिन उसका फ्रेंड उसे समझा करके रोक लेता है। वो तो बस अपना काम करने के लिए आया, तुम भी अपना काम करो। राहु काफ़ी फॉर्मली यहाँ पर अपनी मीटिंग अटेंड कर रहा होता है और मोमो सोच रही होती है कि राहु इतना सीरियस लाइफ में कब से हो गया। मीटिंग अटेंड करने के बाद जब सब चले जाते हैं तो मोमो यहाँ पर पर्सनली राहु से बात करने के लिए जाती है। वो अपने फ्रेंड से उस समय बात कर रहा था। उसके फ्रेंड से वो पूछ रहा था कि मोमो जब 3 साल बाद मुझे देखी तो उसका क्या रिएक्शन था। उसका फ्रेंड उसे कहता है वो तो जॉब छोड़ने के लिए तैयार थी, वो तो मैंने उसे रोक लिया। फिर जब यहाँ पर मोमो आती है तो वो रोज़ से पूछती है कि क्या वो उससे रिवेंज लेने के लिए सब कुछ कर रहा है। इस तरीके से लाइफ में वापस आना, इस बात को 3 साल बीत चुके हैं। राहु कहता है इसमें रिवेंज क्या है, हम दोनों सेम फील्ड में हैं, मैं भी काम कर रहा हूँ, तुम भी अपना काम करो। वो समझ नहीं पा रहा था कि मोमो उससे गुस्सा क्यों। उसने उसे स्पेस भी दे दिया और वो तो बस थोड़ा सा सेल्फिश है कि वो उसके साथ रहना चाह रहा है। ऑफिस में सबको पता चल जाता है कि मोमो यहाँ पर राहु की एक्स गर्लफ्रेंड है। इसी वजह से दोनों इतने ज़्यादा क्लोजली एक दूसरे से बात कर रहे हैं। इसके बाद वो लोग ऑफिस की तरफ से पार्टी करने के लिए जाते हैं, जहाँ पर के पार्टी में खुशी में मोमो थोड़ी बहुत ड्रिंक भी कर लेती है। मोमो से उसके बॉयफ्रेंड के बारे में पूछा जाता है तो बोलने लगती है कि हाँ उसका बॉयफ्रेंड था बट उसने ब्रेकअप कर लिया। वो बहुत ही हैंडसम था, यंग था, एनर्जेटिक था। अब रो को यहाँ पर थोड़ा एम्बैरेसिंग लगने लगता है। वो मोमो को वहाँ से उठा के लेकर के जाता है। मोमो यहाँ पर फुल ऑन टल्ली थी और रो जानना चाह रहा था कि मोमो क्यों बार बार उसे रिजेक्ट कर रही है। एक्चुअली मोमो खुद को रो के लायक नहीं समझती थी, इसी वजह से वो जब तक उसके लायक ना बन जाए खुद को उससे दूर रख रही होती है। वो काफ़ी ज़्यादा टल्ली थी तो राहु उसे संभालते हुए घर लेकर के जाता है। ग्रैंडफादर कहते हैं तुम दोनों 3 साल से अलग हो फिर भी तुम उसके पीछे पड़े हुए। राहु कहता है मैंने कहा ना ये इकलौती लड़की है जिससे कि मैं प्यार करता हूँ, यही मेरी वाइफ बनने वाली है। ग्रैंडफादर तो राहु को समझा करके थक चुके थे लेकिन वो कुछ भी सुनने वाला नहीं था। अगली सुबह जब मोमो की नींद खुलती है तो देखती है कि ग्रैंडफादर उसके कमरे में आ रहे हैं। तो वो काफ़ी हड़बड़ा करके उठती है। ग्रैंडफादर कहते हैं ज़्यादा शर्माने की ज़रूरत नहीं है, ये एक्चुअल में मेरी तरफ से ये छोटा सा गिफ्ट है। यहाँ पर वो उसे बताती है कि एक्चुअल में राहु जब कॉलेज में था तब मोस्टली गाना सुना करता था। इसमें जो फ़ोटो बना है वो एक्चुअल में मोमो का है। राहु को पता चलता है कि वो कॉलेज टाइम से ही मोमो से इतना प्यार करता है। साथ ही में वो उसे बताते हैं कि एक्चुअल में तुम्हारे डैड के मौत में हमारा कोई हाथ नहीं है। मोमो कहती है मुझे पता है, इतने टाइम में मुझे पता चल चुका है। तो फिर वो पूछते हैं वो राहु को क्यों रिजेक्ट करी है। मोमो कहती है कि वो उसका पर्सनल मैटर है। ग्रैंडफादर फिर मोमो से ज़्यादा सवाल नहीं करते। राहु कहता है ब्रेकफास्ट तैयार है, आप लोग आ जाइए। ये तो सिर्फ ड्रामा में ही हो सकता है कि लड़के ब्रेकफास्ट तैयार करके रखे हुए हैं। ग्रैंडफादर इन दोनों को आपस में बातें करने के लिए और ब्रेकफास्ट करने के लिए छोड़ देते हैं। राहु यहाँ पर मोमो को छेड़ रहा था कि कल तो तुम बड़ा बोल रही थी कि मैं यंग था, एनर्जेटिक था। मोमो कहती है कि सब मजाक मत करो, मैं ये सब कुछ नहीं बोल सकती। तभी वहाँ पर उसे उसकी मोम का कॉल आता है। वो पूछती है कि वो कल रात कहाँ थी पार्टी के बाद। मोमो कहती है कि उसका एक फ्रेंड है और वो उसी के घर पर स्टे कर गई थी। उसकी मोमो से ब्लाइंड डेट पर जाने के लिए कहती है और मोमो मना नहीं कर पाती है। राहु उसके फ्रेंडों ने फॉलो करते हुए जाते हैं और वो मोमो को अपने ब्लाइंड डेट से बात करते हुए देख रहे थे। अब इससे बात है कि हीरो कोई और है तो मोमो के लाइफ में और कोई अच्छा लड़का तो आ ही नहीं सकता। वो यहाँ पर पहली ही मीटिंग में सीधे शादी के डाउरी के बारे में बात करने लगता है। मोमो उसके बिहेवियर से सिर्फ हंसी रही थी और इरिटेट हो रही होती है। उनके जाने के बाद राहु यहाँ पर मोमो को कहता है कि देखो मेरा दिल इतना बड़ा है कि अगर वो इस लड़के से शादी करने के लिए तैयार है तो जितना उसने डिमांड किया है डाउरी के लिए वो तो यहाँ पर इस तरीके से उसे उसके लिए वो डाउरी दे सकता है। मोमो कहती है मुझे तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए, तुम्हें बात कब समझ में आएगा।
राहु जितनी बार भी मोमो को कन्फेस करता कि वो उससे प्यार करता है, वो उतनी बार उसे रिजेक्ट कर दिया करती। उसका फ्रेंड राहु का मजाक उड़ाता है कि भाई तो इतना हैंडसम है, इतना रिच है, फिर भी एक ही बंदी से बार बार तो रिजेक्ट होते रहता है। अगले दिन जब मोमो को काम कर रही थी तो उस हॉस्पिटल से कॉल आता है कि उसकी मोम की तबीयत अचानक से ख़राब हो गई है। वो परेशान होकर के जल्दी जल्दी जाने लगती है। राहु उसे हॉस्पिटल लेकर के जाता है। वहाँ जाने पर पता चलता है कि उसकी मोम पर कोई नई दवाओं का टेस्टिंग हो रहा था और उसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी थे, इसी वजह से उसकी मोम की तबीयत ख़राब हो गई है। उसकी फ्रेंड भी यहाँ पर थी। फिर राहु और मोमो को साथ में देख करके कहने लगती है कि क्या चल रहा है। मोमो कहती है कि ये मेरे ऑफिस में काम करने के लिए आया। उसकी मोम को होश आ चुका था तो उसकी फ्रेंड यहाँ पर चली जाती है ताकि वो लोग आपस में बात कर सके। अब यहाँ पर इस तरीके से उसकी मोम राहु को पहचान जाती है क्योंकि कल तो वो आया था उसकी मोम से मिलने के लिए। मोमो को पता चलता है कि राहु मोस्टली उसकी मोम से मिलने के लिए आते रहता है। वो पूछती है कि क्या तुम ही वो मोमो के फ्रेंड हो जो कल मोमो ड्रंक थी तो वो तुम्हारे घर पे थी। राहु कहता है कि हाँ आंटी। वो उन दोनों के बारे में काफ़ी कुछ जानना चाहती थी। राहु से पूछ रही थी कि वो सिंगल है या मैरिड है। वो अपनी बेटी से उसका टाका भिड़ाना चाह रही थी और मोमो कहने लगती है कि मोम ये सब कुछ मत करो। फिर वो अपनी मोम को आराम करने के लिए बोलती है, लेकिन राहु तो उसकी मोम से बात करने में कुछ ज़्यादा ही इंटरेस्ट ले रहा था। वो बाहर ले जाकर के राहु पर गुस्सा करते हुए कहती है, ज़्यादा सपने से जाने की ज़रूरत नहीं है। मेरी मोम यूँ ही तुमसे शादी वादी के बारे में बात कर रही थी। मैं तुमसे शादी नहीं करने वाली। हमारा जो भी पास था वो गलती से भी मेरी मोम के सामने नहीं आना चाहिए। अब यहाँ पर उन दोनों को बात करते हुए उसकी मोम सुन लेती है, लेकिन मोमो को ये बात नहीं पता था कि उसकी मोम सुन ली है। राहु उसकी मोम से फिर वापस बात करने के लिए जाता है। राहु मोमो की मोम से बात करने के लिए जाता है, जहाँ पर कि उसकी मोम मोमो के कॉलेज टाइम का वो फ़ोटो राहुल उसे दिखाते हुए कहती है कि तुम्हें मैं देखते ही पहचान गई थी कि एक्चुअल में तुम ही मेरे बेटी की क्रश हो। वो तुमसे प्यार तो करती है, लेकिन ऐसा है ना कि उसे ऐसा लगता है कि शायद वो तुम्हारे लायक नहीं है, इसी वजह से वो यहाँ पर तुम्हारे साथ नहीं है। तुम उसकी बातों का बुरा मत मानना और उसका पीछा मत छोड़ना। अब जब भी बात पता चलता है राहु को कि मोमो भी उसे पसंद करती है तो भला चांस है क्या कि वो उसे छोड़ दे। वो तो वैसे भी उसे कभी छोड़ने वाला नहीं था। तभी वहाँ पर मोमो आ जाती है। उसे पता नहीं था कि आखिरकार उनके बीच क्या बात हो रहा है, तो वो पूछने लगती हैं। राहु उसे बताने नहीं वाला था। वो उसे घर जाने के लिए कहती है तो वो कहती है कि नहीं नहीं, मुझे तो तुम्हारी मॉम के साथ ही अच्छा लग रहा है। थोड़ी देर बाद फिर वो इस तरीके से अपने फ्रेंड से मिलने के लिए जाता है और अपने फ्रेंड को बताता है कि मोमो का भी मुझ पर क्रश था। फाइनली ये बात मुझे पता चल गया और उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। दूसरे सीन में हम लोग देखते हैं ये लोग मीटिंग करते हैं और यहाँ पर जो मोमो थी वो अब राहु से थोड़ा और डिस्टेंस बना रही थी क्योंकि उसे लग रहा था कि उसकी मोम इस तरीके से उसे कुछ उसके सीक्रेट बता दिए। इधर राहु की सिस्टर आती है और वो अब मोमो को पसंद करने लगी थी। 3 सालों में काफ़ी कुछ चीज़ें बदल गई थी और वो अब मोमो से फ्रेंडशिप भी करना चाह रही होती है। राहु यहाँ पर मोमो की मोम से अक्सर मिलने के लिए जाते रहता था। वो उनके लिए लंच वगैरह लेकर के जाया करता था। मोमो यहाँ पर आती है, वो देखती है कि राहु यहाँ पर लंच लेकर के आया हुआ है। मोमो अपनी मोम से कहती है कि उन्हें बिज़नेस ट्रिप पर कुछ दिनों के लिए जाना है, तो वो कुछ दिनों बाद अपनी मोम से मिलने आई है। फिर वो बाहर जाती है तो वो सोचती है शायद उसने राहु को थोड़ा ज़्यादा ही डांट लगा दिया क्योंकि वो उसकी मोम के लिए इतना भी कुछ कर रहा है। तो वो कहती है चलो ठीक है, हम सब ट्रिप पर चलते हैं। राहु, मोमो और उसकी सिस्टर, उसके दोनों दोस्त, ये सारे ही ट्रिप पर जा रहे होते हैं, जहाँ पर कि हम लोग देखते हैं कि जो राहु की सिस्टर थी वो मोमो से अपनी अच्छी खासी दोस्ती बढ़ा रही होती है और राहु के फ्रेंड और रोज़ की सिस्टर के बीच में रोमांस बाजी चल रहा होता है। दोनों वहाँ प्लेस पर पहुँचते हैं और वो लोग सब साथ में ही रहने वाले थे, एक ही विले में रहने वाले थे, भले ही सबका अलग अलग कमरा था। मोमो के साथ यहाँ पर राहु की सिस्टर को कुछ ज़्यादा ही मज़ा आ रहा था। राहु और मोमो के रिलेशनशिप भी पहले से थोड़े बेहतर होते जा रहे थे और फिर वो लोग वहाँ से बाहर निकलते हैं, जहाँ पर कि साइट का इंस्पेक्शन करने के लिए वो लोग जा रहे थे। तभी मोमो का लैपटॉप चोरी करके 2 लोग लेकर के चले जाते हैं। हालांकि जो इन्फॉर्मेशन था वो उसके फ़ोन में भी था, लेकिन इस चक्कर में मोमो के सर में चोट लग जाता है। रोकते रोकते वो लोग उस लैपटॉप को लेकर के वहाँ से फ़रार हो जाते हैं। राहु को लैपटॉप का नहीं मोमो का फिक्र था क्योंकि उसके सर पर चोट लगा था। वो जल्दी जल्दी उसे घर चलने के लिए बोलता है, जहाँ पर कि मोमो का वो फर्स्ट एड करता है। पुलिस वुलिस में कंप्लेन हो चुका था मोमो के लैपटॉप के चोरी के लिए।
रोऊ अपने दोस्त लोगों को लेकर के बाहर जाता है और कहता है तुम लोगों को लड़ने तो आता है ना। उन्हें पता चला था कि लोकल कम्युनिटी के ही लोगों ने मोमो का लैपटॉप चोरी किया था और जाकर के उनकी पिटाई कर देता है। रोऊ की सिस्टर बताती है कि उसके भाई की लड़ाई हो गई है। मोमो जल्दी जल्दी देखने के लिए जाती है तो वो दोनों इन दोनों को बात करने के लिए छोड़ देते हैं। मोमो डांटते हुए रोऊ से पूछती है अपना हाथ दिखाओ तुम। जब रोऊ से अपना हाथ दिखाता है तो मोमो देखती है कि एक्शन में उसके हाथ में चोट लगा है। वो उस पर गुस्सा करने लगती है कि रोऊ ने ऐसा क्यों किया, उसे लड़ने जाने की क्या ज़रूरत थी, पुलिस वाले तो थे ही संभालने के लिए। रोऊ कहता मेरी बंदी का लैपटॉप को चोरी करके लेके गया था, भला मैं शांति से कैसे बैठ सकता था, और मैं अकेले थोड़ी गया था, मेरा यहाँ पर फ्रेंड भी तो दोनों थे। लेकिन मोमो उस पर गुस्सा करने लगते हैं कि दोबारा वो ऐसा कभी नहीं करेगा। रोऊ से कहता मैं बता नहीं सकता, अगर दोबारा तुम्हें परेशान करेगा तो मैं ऐसा ही करूँगा। उसके फ्रेंड लोग यहाँ पर इस तरीके से मोमो को समझा रहे होते हैं कि एक्चुअल में ये बंदा तुमसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है इसलिए ऐसा करता है। मोमो को थोड़ी सी अपनी गलती का एहसास होता है कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए, तो फिर वो रात में मोमो को कॉल करती है और उसे डांटने के लिए सॉरी बोलती है और दोनों काफ़ी देर रात तक आपस में बात करते हैं। अगले दिन यहाँ पर रोऊ मोमो को उसके डैड का वो बुक देता है जो कि उसने उसके एक्स यान से लिया था, जिसमें कि उनका वो लेटर भी था। मोमो वो लेटर को पढ़ के समझ जाती है कि उसके डैड की मौत के पीछे किसी और का हाथ नहीं है। वो इन चीज़ों से तंग आ चुके थे, इसी वजह से उन्होंने ऐसा कर लिया। और जो लड़की ने उन्हें असॉल्ट का केस लगाया था, एक्चुअल में वो उसके डैड पर डोरे डाला करती थी और उसके डैड ने उसे भाव नहीं दिया, इसी वजह से उन्होंने ऐसे उसे फंसा दिया था। मोमो काफ़ी इमोशनल हो जाती है और रोऊ यहाँ पर उसे संभाल रहा था। रात में रोऊ को साइट इंस्पेक्शन के लिए जाना था। मौसम ख़राब हो रहा था। मोमो से रोकती है बट उससे कहता है ज़्यादा देर का काम नहीं है, 1-2 घंटे में वो लौट आएगा। लेकिन मोमो को एक अजीब सा डर लग रहा था कि कहीं कुछ बुरा ना हो जाए। रात में उसे मैसेज भी करती है लेकिन रोऊ रिप्लाई नहीं देता है। थोड़ी ही देर में उसे पता चलता है कि उस एरिया में लैंडस्लाइड होने से कुछ एक्सीडेंट्स हो गए हैं। मोमो जल्दी जल्दी हॉस्पिटल पहुंचती है। किसी और इंसान को वो रोऊ समझ करके रोने लगती है, लेकिन तभी वहाँ पर रोऊ सामने से आता है और वो उसे हक करके हंसने लगता है और कहता है कि मुझे कुछ भी नहीं हुआ। मोमो को एहसास होता है कि वो उससे कितना प्यार करती है और वो उसके बिना तो कभी रह ही नहीं सकती। रोऊ से कहता है कि अब तुम एक्सेप्ट करती हो कि तुम मुझसे प्यार करती हो। मोमो कहती है पागल इंसान, दोबारा ऐसा कभी मत करना। और फिर वो दोनों वहाँ से घर लौटते हैं। वो रोऊ को 1 मिनट भी अब अकेले नहीं छोड़ना चाह रही थी और वो रोऊ के साथ नाइट स्पेंड करती है और दोनों यहाँ पर मेकआउट करते हैं। रोऊ को लेकर के वो बहुत ही परेशान थी क्योंकि यहाँ पर उसे ऐसा लगा जैसे कि उसने उसे हमेशा के लिए खो दिया था। अगली सुबह जब रोऊ जगता है तो देखता है कि मोमो नहीं, और उसे लगता है कि मोमो वापस से उसे छोड़ करके तो नहीं जा रही है ना। वो बाहर उसे देखने के लिए जाता है तो मोमो यहाँ पर अपना सामान वामान ले करके ऐसे इस तरीके से अपना मॉम के पास जा रही होती है। रोऊ उसके पीछे पीछे जाता है जहाँ पर कि यान भी आया हुआ था, मोमो को परेशान कर रहा था। तभी रोऊ आ जाता है और कहता है मेरी गर्लफ्रेंड को परेशान करना बंद करो। यान को पता चल जाता है कि रोऊ और मोमो वापस से दोनों पैचअप कर लिया। अब रोऊ के सामने भले ही वो टिकने वाला था। मोमो की मॉम की तबीयत ठीक हो चुकी थी और वो लोग उन्हें हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कराने के लिए आए थे। और मोमो का यहाँ पर इस तरीके से उसके डैड का जो आगे का प्रोजेक्ट जो उनसे अधूरा छूट गया था, मोमो उन पर काम करने वाली थी। उसकी मॉम खुश थी कि रोऊ और मोमो दोनों यहाँ पर फाइनली रिलेशनशिप में आ चुके हैं। अगले कुछ दिन उनके बहुत ही सही जाते हैं। रोऊ मोमो को रोमांटिक डिनर पे लेकर के जाता है और फाइनली दोनों यहाँ पर एक रियल रिलेशनशिप में आ चुके थे। मोमो भी खुद को नहीं रोकती है क्योंकि वो अच्छा कमा रही थी और उसने बहुत सारे एक्सपीरियंस भी गेन कर लिया था। ग्रैंडफादर को भी फाइनली पता चल जाता है। रोऊ और मोमो दोनों एक हो चुके हैं और उनको उन दोनों के रिलेशनशिप से कोई प्रॉब्लम नहीं था। हमारी ये कहानी हैप्पी एंडिंग के साथ यहाँ पर एंड होती है। और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। चलिए जल्दी से मिल लेते हैं हम लोग एक और मस्त वाली कहानी के हिंदी वर्जन में। कीप लिसनिंग।